बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियो में हमने अंजाइना पेक्टोरिस का बेसिक ओवरव्यू ले लिया था और ये हमने फ्लो चार्ट बनाया था जो आपने देख चुके होंगे प्रीवियस वीडियो में। अगर नहीं देखा तो पहले उसको देख लेना, फिर ही आपको ये वीडियो सही तरह समझ में आने वाली है। पिछली वीडियो में हमने अंजाइना पेक्टोरिस का ब्रीफ ओवरव्यू लिया था और हमने कहा था कि अंजाइना पेक्टोरिस करवाना है तो हार्ट की तरफ ऑक्सीजन डिलीवरी कम करनी पड़ेगी, मतलब ऑक्सीजन डिलीवरी कम और डिमांड ज़्यादा। इसी को अगर अपोज करते हैं तो जो ऐसी ड्रग्स जो अंजाइना पेक्टोरिस के पेशेंट के अंदर यूज़ होती है, उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, वो ड्रग्स ऑक्सीजन डिलीवरी को बढ़ा देती है और डिमांड को कम कर देती है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे एंजाइना पेक्टोरिस की टाइप्स क्या क्या होती हैं, क्योंकि टाइप समझ आएगी फिर ही हम देखेंगे स्पेसिफिक ड्रग्स की कौन सी ड्रग्स किस टाइप को अफेक्ट करती हैं। फिर हम इसकी टियोलॉजी को भी समझेंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो डिटेल डिस्क्रिप्शन होगी ड्रग्स के बारे में, इनके साइड इफेक्ट क्या क्या होगी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो बगैर सब्सक्राइब किए वीडियो देखना बंद कर दो, सिर्फ सब्सक्राइब कर लो। इससे हमारी मोटिवेशन होती है और मे बी ये डिसीजन या फिर ये फैसला आपके काम आ जाए। तो एंजाइना पेक्टोरिस मतलब मायोकार्डियल इस्केमिक पेन है, ऑक्सीजन डिलीवरी कम हो रही है या डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो उसको हम 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन इनका टियोलॉजी क्या है या पैथोजेनेसिस क्या है। तो पहली जो टाइप है उसको बोलते हैं क्लासिक एंजाइना, दूसरी टाइप है उसको बोलते हैं वेजोस्पास्टिक एंजाइना और जो तीसरी टाइप है उसको बोलते हैं अनस्टेबल एंजाइना या एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। एंजाइना पेक्टोरिस को 3 टाइप्स के अंदर मैं डिवाइड करने वाला हूँ। तो जो पहली टाइप को कहते हैं हम क्लासिक एंजाइना। इसके बहुत सारी अल्टरनेटिव नेम होते हैं। तो क्लासिक एंजाइना हम सिंपल क्लासिक एंजाइना लिख लेते हैं, क्लासिक एंजाइना। दूसरी टाइप है उसको बोलते हैं हम वेजोस्पास्टिक एंजाइना। हम समझेंगे इनकी टाइप्स को, इनकी टियोलॉजी को। तो वेजोस्पास्टिक एंजाइना। और जो तीसरी टाइप है उसको बोलते हैं अनस्टेबल एंजाइना। जो क्लासिक एंजाइना है इसके अल्टरनेटिव नेम क्या होती है, क्योंकि पास वक्त एग्जाम में क्लासिक एंजाइना नहीं पूछा जाएगा, बल्कि एग्जाम में ये कहते हैं कि एंजाइना ऑफ एफर्ट क्या होता है या एथीरोस्क्लेरोटिक एंजाइना क्या होता है। तो एथीरोस्क्लेरोटिक एंजाइना, एंजाइना ऑफ एफर्ट और क्लासिक एंजाइना ये एक ही चीज़ के नाम है। मैं बताता हूँ इनकी टियोलॉजी क्या, लेकिन पहले हम इसके नाम को लिख लेते हैं। तो क्लासिक एंजाइना का दूसरा नाम है एंजाइना ऑफ एफर्ट और जो क्लासिक एंजाइना का तीसरा नाम है उसको बोलते हैं एथीरोस्क्लेरोटिक एंजाइना। जो दूसरा है वेजोस्पास्टिक, इसको बोलती है वेरिएंट एंजाइना। वेरिएंट एंजाइना या फिर इसको हम बोल सकते हैं, बड़ा मुश्किल नाम है इसका तीसरा, उसको बोलते हैं प्रिंस मेटल एंजाइना। प्रिंस मेटल या मेटल एंजाइना। जो अनस्टेबल एंजाइना है इसका दूसरा नाम या अल्टरनेटिव नाम है उसको बोलते हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। अब वन बाय वन स्टार्ट करते हैं क्लासिक एंजाइना। क्लासिक एंजाइना मतलब सबसे पहले जो एंजाइना डिस्कवर किया गया या देखा गया वो था क्लासिक, यानी कि इसमें क्लासिकल साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं जो टिपिकल एंजाइना के अंदर होती है, तो इसको क्लासिक एंजाइना इसलिए बोलते हैं। दूसरी बात, इसको एंजाइना ऑफ एफर्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एंजाइना जब अपीयर होता है जब हार्ट की ऑक्सीजन डिलीवरी कम है या ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है। चूंकि इसके साइन सिम्टम बिल्कुल टिपिकल एंजाइना जैसे है तो उसको बोलते हैं क्लासिक एंजाइना। को क्या बोलते हैं उसको, क्लासिक एंजाइना। और उसको एथीरोस्क्लेरोटिक एंजाइना इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहले एथीरोस्क्लेरोटिक प्लैक बना होगा, उसने ब्लड फ्लो को कम कर दिया होगा। जब ब्लड फ्लो पहले ही कम आ रहा है तो वो बेजल कंडीशन के अंदर हार्ट की सर्वाइवल को तो मेंटेन कर सकता है, लेकिन अगर एक्सरसाइज या स्ट्रेस होता है तब ये कम ब्लड फ्लो ज़्यादा रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता। ठीक हो गया, तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म चलेगा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, वो लैक्टिक एसिड डैमेज कर देगा मायोकार्डियम को। तो जो एथीरोस्क्लेरोटिक एंजाइना है इसके अंदर मेन कॉज होगा एथीरोस्क्लेरोटिक प्लैक। एथीरोस्क्लेरोटिक प्लैक और ये एथीरोस्क्लेरोटिक प्लैक कोरोनरी आर्टरी को ओक्लूड करेगा। तो एथीरोस्क्लेरोटिक प्लैक, ये एथीरोस्क्लेरोटिक प्लैक ओक्लूड करेगा कोरोनरी आर्टरी को, तब जो हमें एंजाइना देखने को मिलता है एथीरोस्क्लेरोटिक एंजाइना। और इसके साइन सिम्टम टिपिकल एंजाइना जैसे होते हैं, मतलब अगर कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होती है, मतलब कार्डिक आउटपुट नहीं बल्कि हार्ट के ऊपर लोड ज़्यादा होता है, मतलब स्ट्रेस एक्सरसाइज है, तब
क्या होगा, तब क्या होगा, ऑक्सीजन की डिलीवरी पहले ही कम आ रही है, ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन होगी, मज़ीद ऑक्सीजन की डिलीवरी कम हो जाएगी, और दूसरी तरफ आपने एक्टिविटी को बढ़ाया हुआ है तो लैक्टिक एसिड ज़्यादा जमा होता रहेगा, तो वो मायोकार्डियल पेन एंडिंग को स्टिमुलेट करेगा। तो जो मायोकार्डियल पेन एंडिंग के स्टिमुलेशन की वजह से जो चेस्ट पेन फील होता है उसको बोलते हैं सबस्टर्नल पेन। ठीक हो गया, और ये पेन 15 मिनट के अंदर ठीक हो जाता है। तो जो 90% जो अंजाइना होता है वो अंजाइना ऑफ एफर्ट होता है, 90% जो अंजाइना ऑफ एफर्ट होता है। ठीक हो गया, और जो बाकी वाला जो वेजोस्पास्टिक है ये होता है लेस देन 10%, और जो ये वाला एंजाइना है अनस्टेबल, जो लास्ट कंडीशन है जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन की तरफ ले जाएगा, वो होता है लेस देन 1%। ठीक हो गया। अब जो एथेरोस्क्लेरोटिक यानी इसके जो क्लासिक एंजाइना के साइन सिम्टम है कब अपीयर होंगे, जब कार्डिक लोड ज़्यादा होगा। कार्डिक लोड कब ज़्यादा होता है, कार्डिक लोड एक्सरसाइज के अंदर ज़्यादा होगा और स्ट्रेस के अंदर, क्योंकि दोनों कंडीशन के अंदर हार्ट को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दोनों कंडीशन के अंदर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन चलती है। तो ये तो हो गया क्लासिक एंजाइना। अब दूसरा जो बता रहा हूँ वो है वेजोस्पास्टिक एंजाइना। अच्छा, जो क्लासिक एंजाइना का जो डायग्नोसिस होता है वो डायग्नोसिस हिस्ट्री के ऊपर भी बेस करता है, मतलब बाज़ वक़्त हेरिडिटरी एब्नॉर्मेलिटी देखने को मिलती है जो एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रोवोक करती है। तो हिस्ट्री के ऊपर, हिस्ट्री क्या है, एलडीएल क्या कितना है उसका, एचडीएल कितना है, हाइपरलिपिडीमिया है या नहीं, यानी हिस्ट्री के ऊपर। दूसरा स्ट्रेस की टेस्टिंग, अगर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो एंजाइना के साइन सिम्टम आते हैं नहीं आते। तो उसके जो डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस को कैसे वेरीफाई करेंगे, डायग्नोसिस को देखने के लिए हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं। पेशेंट की हिस्ट्री यानी एलडीएल टेस्ट, यानी एलडीएल टेस्ट ले लेंगे, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, और इसके साथ हम स्ट्रेस टेस्ट को भी देखते होते हैं। अब दूसरा एंजाइना है वेजोस्पास्टिक एंजाइना। अब वेजोस्पास्टिक एंजाइना के अंदर भी एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक होगा, लेकिन वो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक ल्यूमेन को ऑक्लूड करने के बजाय जो इसके स्मूथ मसल्स होते हैं कोरोनरी वेसल के, उनकी स्पेस्टिक कॉन्ट्रैक्शन बता देगा। तो इसको मैं एक छोटी सी गंदी मुझे डायग्राम बना देता हूँ, तो फिर ये आपको नज़र आ रहा होगा ल्यूमिन, यहाँ पे आपको एंडोथेलियल सेल्स नज़र आ रहे होंगे। तो आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हो मैंने एंडोथेलियम ड्रा किया है, और यहाँ पे मिड में भी एक ड्रा कर लेते हैं एंडोथेलियम। माई ड्राइंग इज़ नॉट सो गुड, सो ट्राई टू कॉम्प्रोमाइज़। तो ये एंडोथेलियम, ये कोरोनरी आर्टरी का ल्यूमिन था। अब इसके अंदर जो क्लासिक एंजाइना है, क्लासिक एंजाइना के अंदर आप ये कह सकते हो कि एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक था, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक ने पूरे ल्यूमिन को ऑक्लूड कर दिया। तो ये एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक था, इसने ल्यूमिन को ऑक्लूड कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक होगा वो ल्यूमिन को ऑक्लूड करने के बजाय वो स्मूथ मसल के स्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। तो ये आपको स्मूथ मसल नज़र आ रहे होते हैं सराउंड करने वाले, तो स्मूथ मसल के स्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से दोनों केस के अंदर ल्यूमिन की ऑब्स्ट्रक्शन होगी। लेकिन यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक डायरेक्ट ऑक्लूड करा रहा था, यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक असल में स्मूथ मसल के स्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन करा देता है, जिसकी वजह से हमें ये एंजाइना देखने को मिलता है। और चूंकि जो स्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन है, तो स्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन कहती है कि जो इस टाइप के एंजाइना को हम वेजोस्पास्टिक एंजाइना में बोलती है, क्योंकि वेजो का मतलब वेसल, स्पास्टिक का मतलब स्पास्टिक या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल। तो उसका जो मेन कॉज होगा वो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक होगा, लेकिन एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक स्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, स्पाज्म। ठीक हो गया कोरोनरी आर्टरीज का। कहते हैं जो क्लासिक एंजाइना इसके साइन सिम्टम रेस्ट करने पर खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो एंजाइना पेक्टोरिस का जो वेजोस्पास्टिक वाला है, क्लासिक में तो रेस्ट करेगा तो साइन सिम्टम खत्म हो जाएगा, क्योंकि हार्ट के ऊपर लोड काफ़ी ज़्यादा कम होता है। लेकिन इसके अंदर जो साइन सिम्टम या फिर स्पैज्म होता है वो स्पैज्म स्लीप के अंदर भी हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक कितनी इंटेंसिटी के साथ प्रेस कर रहा है स्मूथ मसल को। तो ये स्लीप में भी हो सकता है। ठीक हो गया, और स्लीप में भी इसके साइन सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। वैसे इसके साइन सिम्टम किसी भी टाइम पे हमें देखने को मिल सकते हैं, यहाँ तक कि स्लीप में भी, एट एनी टाइम। ठीक हो गया, और जो इसका जो डायग्नोसिस होता है वो डायग्नोसिस स्ट्रेस के बजाय हम हिस्ट्री लेते होते हैं, क्योंकि हिस्ट्री सही है। लिपिड प्रोफाइल भी लेगा, लिपिड प्रोफाइल के अंदर देखेंगे लिपिड जो एलडीएल लेवल अगर ज़्यादा है तो उसका मतलब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा है, तो वेजोस्पास्टिक एंजाइना होने के चांसेस भी ज़्यादा है। तो हिस्ट्री दोनों के अंदर मैटर करती है। अब लास्ट वाला है जो सबसे सीवियर वाला है, मैंने आपको पहले बताया था हाइपोक्सिया पहले होता है, फिर इस्कीमिया होता है, फिर इंफाक्शन होता है। जो इंफाक्शन से पहले वाला जो एंजाइना होता है उसको बोलते हैं अनस्टेबल एंजाइना, जिसको बोलते हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। एक्यूट का मतलब इसके साइन सिम्टम फौरन ही अपीयर हो जाते हैं, और इसके जो साइन सिम्टम हम कह सकते हैं रेस्ट में भी जाके अपीयर हो सकते हैं। और यहाँ पर
इसके यहाँ पर जो हमें चेस्ट पेन देखने को मिलता है, अगर वो कंपेयर करें वेसोस्पास्टिक एंजाइना से और क्लासिक एंजाइना से, तो यहाँ पर जो चेस्ट पेन इसकी सिवियरिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। सिवियरिटी का मतलब काफ़ी शदीद फील होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब वक्फे वक्फे से फील होता है, ड्यूरेशन का मतलब अगर हो गया तो ये 10-15 मिनट्स के बजाय ज़्यादा टाइम ले जाएगा। 10-15 मिनट का ड्यूरेशन हमें क्लासिक एंजाइना में देखने को मिलता था, लेकिन 10-15 मिनट से भी ज़्यादा हो, सिवियरिटी हो, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा हो, तो फिर ऐसे एंजाइना को बोलते हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम या अनस्टेबल एंजाइना। बाकी ये तो जो पहले 2 टाइप बताई थी वो थी स्टेबल एंजाइना की, स्टेबल एंजाइना। तो जो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है, तो इसके अंदर हम कह सकते हैं, इसके अंदर आपको जो सिवियरिटी देखने को मिलती है ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा ही आपको देखने को मिलता है ड्यूरेशन ऑफ चेस्ट पेन। ठीक हो गया, ड्यूरेशन ऑफ चेस्ट पेन। और ये आगे लीड करेगा मायोकार्डियल इंफार्क्शन अगर इसको ट्रीट ना किया गया। ठीक हो गया, तो अगर इसका ट्रीट ना किया गया तो ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जिसको हार्ट अटैक भी बोलते हैं, उसमें लीड करेगा। अब इसके कॉज क्या होते हैं? इसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस था, इसके अंदर भी एथेरोस्क्लेरोसिस, इसके अंदर जो कॉज होगी वो बहुत सारे होगी, यानी एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक भी होगा, प्लेटलेट की एग्रीगेशन भी हो सकती है, वेजोस्पाज्म भी हो सकता है। तो इसके कॉज वेरिएबल होते हैं, बहुत सारे होते हैं कॉज। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोरोनरी आर्टरी का स्पैज्म है, या प्लेटलेट क्लॉट है, या फिर एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक, तीनों चीज़ें हो सकती हैं। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक है, वेजोस्पाज्म भी हो सकता है, जो तीसरी कंडीशन है या फिर तीसरी चीज़ है वो है वेजोस्पाज्म या फिर प्लेटलेट क्लॉट। प्लेटलेट क्लॉट ज़ाहिर है एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक वाले फ्रैक्चर एरिया से बनेगा। फ्रैक्चर का मतलब जहाँ पे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक अगर उसने डैमेज कर दिया एंडोथेलियम को, तो जो एंडोथेलियम की स्मूथ सरफेस खत्म हो जाएगी, तो वहाँ पे प्लेटलेट की एग्रीगेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये तो था एंजाइना की 3 बेसिक टाइप्स। और एंजाइना में मैंने आपको बताया था बेसिक जो होता है वो एक इम्बैलेंस होता है ऑक्सीजन डिलीवरी और ऑक्सीजन डिमांड। ठीक हो गया, तो हमने कहा था कि इसको ठीक करने के लिए या तो ये कर सकते हैं कि ऑक्सीजन डिमांड को हम क्या कर दें, कम कर दें, या फिर डिलीवरी को बढ़ा देते हैं। या फिर तीसरा तरीका ये भी है कि अगर जो हम हार्ट की मेटाबॉलिक रेट को आल्टर कर दें। कैसे? हाँ, यहाँ पे लिख लेते हैं एंजाइना को ट्रीट करने के लिए 3 चीज़ें करते हैं। तो 3 बेसिक प्रिंसिपल आपने देखने हैं, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताए थे। एक रह गया था, या तो आप ऑक्सीजन डिलीवरी को बढ़ा दें मायोकार्डियम की तरफ, ठीक हो गया, या फिर आप डिमांड को कम कर दें। ऑक्सीजन डिमांड को कम कर दें। अब जो ऑक्सीजन डिमांड, या फिर तीसरा तरीका है वेरिएबल, या फिर हमने कहा था तीसरे तरीके में हमने ये कहा था कि या तो जो लेट सोडियम करंट था जो प्लेटो करवाता होता है, जो हमने हार्ट का जो एक्शन पोटेंशियल पढ़ा था ना, वो इस तरह से होता था। एक प्लेटो आता था, वो प्लेटो लेट सोडियम करंट की वजह से आता था। तो लेट सोडियम करंट को इनहिबिट करके या फिर पेस मेकर के जो ऐसे नोड है वहाँ पे सोडियम चैनल को ब्लॉक करके अगर पेस मेकर को अफेक्ट करेंगे तो हार्ट रेट इफेक्ट होगा। अगर हम प्लेटो वाले एरिया को इफेक्ट करते हैं, मतलब लेट सोडियम करंट को, तो जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी इफेक्ट होती है। ठीक हो गया। अब जो ऑक्सीजन डिलीवरी है, ऑक्सीजन डिलीवरी को कैसे बढ़ा सकते हैं? कोरोनरी ब्लड फ्लो को बढ़ाकर। मैं इसको तो यहाँ पे कर लेता हूँ। तो कोरोनरी ब्लड फ्लो, इसको बढ़ा के हम ऑक्सीजन डिलीवरी बढ़ा सकते हैं। कोरोनरी ब्लड फ्लो को, और कोरोनरी ब्लड फ्लो को कैसे बढ़ा सकते हैं? हम वेजोडाइलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑक्सीजन डिमांड को कैसे कम कर सकते हैं? हम हार्ट के वर्क को कम कर सकते हैं। हम अगर हार्ट के वर्क को कम कर दें, कार्डिक वर्क को डिक्रीज कर दें, और कार्डिक वर्क को कैसे डिक्रीज करेंगे? बीटा ब्लॉकर से। उनके हार्ट के ऊपर बीटा रिसेप्टर्स होते हैं। या फिर ये भी तरीका है कि हम हार्ट के मेटाबॉलिज्म को ही आल्टर कर दें। नॉर्मली जो हार्ट का मेटाबॉलिज्म होता है वो लिपिड के ऊपर डिपेंडेंट होता है, मतलब फैटी एसिड की कंजप्शन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ग्लूकोज। और जब फैटी एसिड की ब्रेक डाउन होती है तो वहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन खर्च होती है पर एटीपी की फॉर्मेशन, यानी एक एटीपी को बनाने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन खर्च होती है फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म में। जबकि अगर ग्लूकोज से कंपेयर करें तो ग्लूकोज वाले में रिलेटिवली लेस ऑक्सीजन कंजप्शन होती है।
तो अगर हम मेटाबॉलिज्म को अल्टर कर देते हैं, मतलब मेटाबॉलिज्म को फैटी एसिड से जंप करा के ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म पे ले आते हैं, तो पर एटीपी प्रोडक्शन कराने के लिए कम ऑक्सीजन खर्च होगी। ठीक हो गया। और जब कम ऑक्सीजन खर्च होगी तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की डिमांड काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। अब जो कोरोनरी वेसल्स का स्पाज्म था, ये वैसे बात की थी क्लासिकल वाले की। अब जो वेजोस्पास्टिक एंजाइना है, इसके लिए हमने स्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट कराना होगा। स्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट कराने के लिए वेजोडायलेटर इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और वेजोडायलेटर मैंने आपको बताया था नाइट्रोग्लाइसरीन, और नाइट्रोग्लाइसरीन के मैंने 3 फेज बताए थे। अगर सबलिंगुअल देते हैं तो ये शॉर्ट होता है, ओरल देते हैं इंटरमीडिएट, और ट्रांसडर्मल देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म एक्शन देखने को मिलता है। ठीक हो गया। तो ये तो हो जाएगा। ये था एंजाइना पेक्टोरिस ट्रीटमेंट क्लासिकल वाले के लिए। अब जो मैंने बताना था, जो वेजोस्पास्टिक के लिए क्या प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए। तो वेजोस्पास्टिक के लिए आपने स्पाज्म को इनहिबिट करना है। स्पाज्म को इनहिबिट करने के लिए या तो हम वेजोडायलेटर दे सकते हैं जो वेजोडायलेशन करा देंगे, या फिर कैल्शियम ब्लॉकिंग, क्योंकि स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वेजोस्पास्टिक के लिए हम 2 चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी वेजोडायलेशन करानी है तो फिर नाइट्रेट इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइट्रेट्स ओरल भी हो सकता है, सबलिंगुअल भी और ट्रांसडर्मल भी। और दूसरा कैल्शियम ब्लॉकिंग ड्रग्स, और कैल्शियम ब्लॉकिंग ड्रग्स की मैंने एग्जांपल आई थिंक दी थी वेरापेमिल। और कैल्शियम ब्लॉकिंग एजेंट्स ये वही एजेंट्स है जो हम एंटी हाइपरटेंसिव यानी एंटी हाइपरटेंशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए। तो कैल्शियम ब्लॉकिंग एजेंट्स। ये तो बात हुई वेजोस्पास्टिक की। अब लास्ट है अनस्टेबल अंजाइना, जो लास्ट कंडीशन है, जो काफ़ी ज़्यादा सीवियर होती है, जो आगे लीड कर सकती है मायोकार्डियल इंफार्क्शन की तरफ। तो अनस्टेबल के लिए क्या रेशनल थेरापी है, क्या भाई क्या प्रिंसिपल होनी चाहिए। जो अनस्टेबल के लिए काफ़ी ज़्यादा विगरस मेजरमेंट लेनी पड़ती है, यानी ऑक्सीजन डिलीवरी भी देनी पड़ती है। वो मेडिकल भी हो सकता है या फिर फिजिकल इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। और ऑक्सीजन डिमांड को भी हमने कम करना है, और उसके साथ लिपिड लोअरिंग ड्रग्स ये भी यूज़ करनी होती है। तो ऑक्सीजन डिमांड को, वही वाले प्रिंसिपल, ऑक्सीजन डिमांड को कम करना, ऑक्सीजन डिलीवरी को बढ़ा देना, और इसके साथ लिपिड लोअरिंग ड्रग्स एथिलोस्क्लेरोसिस को मिनिमाइज करने के लिए। तो ये था बेसिक ओवरव्यू अंजाइना का। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।